जैन दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जुडिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ मेंटेनेंस को लेकर। 11 जुलाई 2024 को एक ऐतिहासिक जजमेंट आया। उस जजमेंट के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा मेंटेनेंस को लेकर कुछ टिप्पणी की गई, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। साथ ही कौन सी महिला मेंटेनेंस की मांग कर सकती है और साथ ही मेंटेनेंस की मांग और कौन घर का व्यक्ति कर सकता है, हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। और कौन सी महिला मेंटेनेंस की मांग नहीं कर सकती। शादीशुदा होने के बाद भी हम जनरली यही सुनते हैं कि विवाहित महिला मेंटेनेंस पाने की अधिकारी होती है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी भी हैं कि जहां महिला विवाहित होने के बाद भी मेंटेनेंस की मांग नहीं कर सकती, कैपेबल होने के बाद भी मेंटेनेंस की मांग नहीं कर सकती। आज हम इसी पर बात करेंगे। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो में बने रहिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए अब हम बात करते हैं। पहले तो मैं जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा टिप्पणी की गई कि कौन सी महिला या किन परिस्थितियों में महिला मेंटेनेंस पाने की अधिकारी होगी, जिसमें ना ही हिंदू महिला के लिए कोई बाउंडेशन है, ना ही मुस्लिम महिला के लिए कोई बाउंडेशन है। पहले हम उस पर डिस्कस करते हैं। हाँ, आज हम जजमेंट डिस्कस नहीं कर रहे, जजमेंट हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम बात कर रहे हैं कि मेंटेनेंस अब कौन सी महिला ले सकती है, क्योंकि अभी तक हम यही सुन रहे हैं कि नए कानून में मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं है, नए कानून में किसी भी व्यक्ति के अधिकारों को नहीं छीना गया है। अगर महिला मेंटेनेंस पाने की हकदार है तो उसे मेंटेनेंस मिलेगा, उसके अधिकार को नहीं बदला जा सकता। और अब बस फर्क इतना है कि वो नए तरीके से या पुरुष के साथ अन्याय ना हो, पति के साथ अन्याय ना हो, इस बात का पूरा ध्यान रखकर महिला को मेंटेनेंस दिया जाएगा। चलिए हम डिस्कस करते हैं। पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा क्या टिप्पणी दी गई, पहले वो आपको वो बताती हूँ, उसके बाद हम मेंटेनेंस के केस को लेकर अपने शब्दों में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर बदल गई सीआरपीसी की धारा 125। महिलाएं अब पति से कैसे मांग पाएंगी गुजारा भत्ता? क्वेश्चन। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा गया बुधवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मुस्लिम महिलाएं भी दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने पति से भरण पोषण मांग सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि मुस्लिम महिला दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने पति से भरण पोषण मांग सकती हैं। शीर्ष अदालत ने यह कहा कि धर्म तटस्थ प्रावधान सभी विवाहित महिलाओं पर लागू होता है, मतलब सभी धर्म की महिलाओं पर लागू होता है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। जस्टिस बी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने एक अलग अलग लेकिन सहमति वाले फैसले से कहा। पहला, सीआरपीसी की धारा 125 मुस्लिम विवाहित महिलाओं सहित सभी विवाहित महिलाओं पर लागू होगा। मतलब सीआरपीसी 125 मुस्लिम महिलाओं लेकिन विवाहित महिलाओं पर लागू होगा। दूसरा, सीआरपीसी की धारा 125 सभी गैर मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं पर लागू होती है, लेकिन सवाल ये है कि अब तो सीआरपीसी की जगह देश में बीएनएस लागू हो चुका है, तो ऐसे में महिलाएं गुजारे भत्ते की मांग कैसे करेंगी? आइए बताते हैं। बीएनएसएस की धारा 144 के जरिए मांगा जा सकेगा गुजारा भत्ता। मतलब जो हमारी धारा सीआरपीसी 125 थी, अब उसकी जगह बीएनएसएस की धारा 144 के तहत महिलाएं गुजारा भत्ता पा सकेंगी। मतलब भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 144 के तहत सीआरपीसी यानी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 में गुजारा भत्ता का जिक्र था। हालांकि अब ये कानून खत्म हो गया है। अब सीआरपीसी की जगह भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता यानी बीएनएस ने ले लिया है, जिसकी धारा 144 में भरण पोषण का प्रावधान है। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसके पास अपना भरण पोषण करने का पर्याप्त साधन है, वह पत्नी, बच्चों और माता पिता को भरण पोषण देने से इनकार नहीं कर सकता। मतलब ऐसा कोई भी पुरुष जिसके पास आय के पर्याप्त साधन है, वह अपनी पत्नी, अपने माता पिता और अपने बच्चों को भरण पोषण देने से इनकार नहीं कर सकता। बीएनएस के अलग अलग खंडों में अलग अलग स्थितियों में भरण पोषण की शर्तों का जिक्र किया गया है। मतलब अलग अलग कॉलम में अलग अलग तरीके से भरण पोषण का
की शर्तों को जिक्र किया गया है, मतलब किस किस कंडीशन में कौन कौन भरण पोषण की मांग कर सकता है। बता दें कि भरण पोषण के दायरे में पति पत्नी के अलावा माता पिता, बच्चे और साथ ही नाजायज बच्चे, मतलब किसी दूसरी महिला से जन्म लिए हुए बच्चे भी अपनी पिता से भरण पोषण की मांग कर सकते हैं। किन परिस्थितियों में नहीं मिलेगा भरण पोषण? तो यहाँ पर अगर किसी दूसरे पार्टनर के साथ, अगर महिला किसी दूसरे पार्टनर के साथ रह रही है तो वह महिला भरण पोषण पाने की अधिकारी नहीं होगी। बिना किसी कारण के पति के साथ रहने से मना कर देती, मतलब कोई भी लॉजिकली कारण नहीं है, उसके बाद भी पति के साथ रहने से इनकार कर देती है। अलग अलग पति पत्नी आपसी सहमति से अलग रह रहे हैं, यानी कि अगर पति पत्नी किसी दूसरे पार्टनर के साथ रह रहे हैं या किसी सही कारण बताए बिना अपने पति के साथ रहने से मना कर देती है, या पति पत्नी आपसी सहमति से ये तय कर लेते हैं कि हम बिना किसी भी कंडीशन के क्लेम करे हुए हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे, बिना किसी डिमांड के, तो यहाँ पर पत्नी मेंटेनेंस की मांग नहीं कर सकती। अब हम यहाँ पर सरल शब्दों में समझ लेते हैं कि पत्नी मेंटेनेंस की मांग कब नहीं कर सकती? जब वह एडल्ट्री में है, लिविंग में रह रही है, या वह कोई भी ऐसा कारण नहीं बताती जिससे ये साबित हो कि वह पति के साथ क्यों नहीं रह रही है, तो वह ऐसी परिस्थिति में मेंटेनेंस की मांग नहीं कर सकती। साथ ही पत्नी कैपेबल है या पत्नी कैपेबल नहीं है लेकिन पति भी बेरोजगार है, तो अब ऐसे व्यक्ति से आप कैसे मांग कर सकते हो? साथ ही पत्नी ज्यादा कमाती है, पति कमाता तो है लेकिन पत्नी की आय से कम कमाता है पति, तो आप ऐसे में पति से कैसे मेंटेनेंस की मांग कर सकते हो? या पति कमाता है लेकिन उसके पास खर्च करने के लिए, मतलब उसके माता पिता, उसके बच्चे, फिर उस साथ में पत्नी, तो यहाँ पर मेंटेनेंस वह किस हिसाब से या किस तरीके से देना पॉसिबल होगा? तो ये सारी परिस्थितियां इन मापदंडों में रखी गई हैं, और ये आप क्लियर समझ लीजिए कि CRPC 125 के सब सेक्शन 4 में जो दिया गया है वही अब BNSS की धारा 144 के सब सेक्शन 4 में दिया गया है, और इसमें ये स्पष्ट है कि ऐसी महिला मेंटेनेंस पाने की अधिकारी नहीं होगी और ऐसी महिला मेंटेनेंस ले सकती है। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं प्रयास करूँगी कि मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूँ। और यहाँ पर साथ ही मैं आपसे ये कहूँगी कि मेंटेनेंस विवाहित महिला का अधिकार है, लेकिन वह अधिकार महिला को तभी मिलेगा जब वह उन सारी कड़ियों को पूरा करती है, मतलब अगर वह वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारियों को पूरा करती है, अगर वह पति के साथ ना रहने का कोई उचित कारण देती है, या वह कैपेबल नहीं है या पति कैपेबल है, तो ये सारी कंडीशन को देखने के बाद ही पत्नी को मेंटेनेंस मिल सकता है, और वह अब मिलेगा CRPC 125 की जगह BNSS की 144 की धारा में, जिसमें महिला के द्वारा क्लेम किया जाएगा और 101% मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ये बात समझ लीजिए कि जहाँ पर महिला ये मेंटलिटी बनाकर कि मैं इंट्रीम मेंटेनेंस तो शुरू कर दूँ या हिंदू विवाह अधिनियम के तहत मेंटेनेंस की मांग कर लूँ या DV के तहत मांग कर लूँ, तो यहाँ पर अब ये सारे मापदंडों को देखा जाएगा, और अगर महिला कैपेबल है या बिना किसी कारण के रह रही है, तो यहाँ पर जो महिलाओं की थिंकिंग है कि मेंटेनेंस की मांग कर लेते हैं, उसके बाद पहले इंट्रीम मेंटेनेंस शुरू हो जाएगा, या हम जो एडवोकेट हायर करेंगे उसका हमें खर्च मिलने लगेगा या आने जाने का खर्च मिलने लगेगा। तो यहाँ पर ये सारी कंडीशंस अब पहले ही देखी जाएंगी। तो आपको इंट्रीम मेंटेनेंस मिलने का या किसी भी तरीके से मेंटेनेंस मिलने का कोई भी प्रावधान नहीं है। पहले आपको इन सारी परिस्थितियों को देखा जाएगा, उसी के बाद आपका मेंटेनेंस शुरू किया जाएगा। तो अब यहाँ पर महिलाएं ये बात बहुत अच्छे से समझ लें, और साथ ही अगर महिलाएं झूठी FIR कराती हैं, झूठे केसेस बनाकर उनके द्वारा प्रयास करती हैं, तो ये मेरा अभी 1-2 दिन पहले ही मैंने एक वीडियो डाला है कि जिसमें महिलाओं के द्वारा झूठी FIR करवा दी जाती है, तो उन पर किस प्रकार से भारी पड़ सकता है। तो यहाँ पर अगर मेंटेनेंस की मांग करनी है और आप सच में मेंटेनेंस लेना चाहती हैं और जहां आप कैपेबल नहीं हैं, तो यहाँ पर आप ज़रूर डिमांड कीजिए। लेकिन अगर आप कैपेबल हैं और आपके पास आय के पर्याप्त साधन नहीं है,
आय के पर्याप्त साधन है। तो यहाँ पर आप सोच समझ कर कदम उठाएंगे तो ही सही रहेगा, नहीं तो आपको परेशानियां खड़ी कर सकता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आप सोच समझ कर ही कदम उठाइएगा। धन्यवाद।